गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेट के सिलेबस के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और हम लोग खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे और उस सिलसिले में हम उसी को फिर आगे बढ़ाते हैं। मिडल और मॉडर्न हिस्ट्री का प्रोबेबली आज और कल तक में एक बार आपका प्राइमा फेसी सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे, कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आएंगे। और याद रखिएगा 101% जो क्वेश्चन बताऊंगा वो निश्चित तौर से आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा फिर से कि जो बताऊंगा वो 101% क्वेश्चन आपका रहेगा उसमें से, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करेंगे। कल तक हम लोग चर्चा किए थे, आपका लास्ट था राइट्स ऑफ मैन। आज हम लोग चर्चा करेंगे, पहला है मनोरियल सिस्टम। मतलब आपका है जो मनोरियल सिस्टम का मतलब होता है जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा जो है यह प्राचीन भारत में जागीरदारी जो सिस्टम है इसका मतलब ये था कि अगर किसी व्यक्ति को वेतन के बदले में कोई ज़मीन या कोई भूक्षेत्र आवंटित कर दिया जाता है तो उसे जागीर कहते थे। जागीरदारी जो है एक प्रथा के रूप में मध्यकाल में तेजी से विकसित हुआ और मध्यकाल में जैसे इक्टा प्रथा आपका है, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य में आपका नायकर पद्धति है, वैसे ही हमको मध्यकाल में जागीरदारी प्रथा भी दिखाई देती है। जब किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के बदले में, उसके सेवा के बदले में कोई भूक्षेत्र प्रदान किया जाता है जहाँ से वह वेतन अपना राजस्व के रूप में वसूल ले, जो बचा हुआ धन होता है, जो बचा हुआ मतलब कोष होता है, उसे जाके वह राजकोष में जमा कर दे, जिसे कहते थे बैतुल माल। तो जमा और हाले हासिल इसका मतलब होता है कि आपका जो अनुमानित, ठीक है, आपका जो किसी भूक्षेत्र से अनुमानित जो आय होती है उसे कहते हैं जमा और जो उससे प्राप्त होती है वास्तविक उसे कहते हैं हाले हासिल। तो जमा और हाले हासिल ये सब देखा जाता है। तो ओवरऑल हमने देखा जागीरदारी प्रथा का मतलब है कि किसी भी राजकीय व्यक्ति को, चाहे वो सैनिक हो चाहे असैनिक हो, अगर उसे वेतन के बदले में एक भूखंड प्रदत्त किया जाता है, दिया जाता है, तो उसी प्रदत्त भूखंड से वह अपना राजस्व वसूल करके अपना वेतन प्राप्त करता है, उसे कहते हैं जागीरदारी प्रथा। अब जागीरों के अलग अलग टाइप्स थे, जैसे आपका वतन जागीर है, पैबाकी जागीर है, रोजीना जागीर है, तनख्वाह जागीर है, मसरूत जागीर है, सिमाही जागीर है, सिसमाही जागीर है। तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो जागीरदारी प्रथा पे और जागीरदारी संकट पे हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, वहाँ से देख लीजिएगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्रेट एंड आल्सो यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो वतन जागीर किसी जैसे पूछेगा वतन जागीर पे 75 शब्द लिखिए, अल्तमगा जागीर पे लिखिए, या पूछ सकता है आपका पैबाकी जागीर क्या होती है, इन सब पे वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी उतना डिटेल हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, ओके। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे जागीरदारी प्रथा और जागीरदारी संकट पे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है। चलिए ओवरऑल अगला है डार्विनिज्म, डार्विनवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि डार्विन महत्वपूर्ण शोधकर्ता दार्शनिक रहे हैं। डार्विन ने जो मानवता के विकास पे अपना शोध किया, यह शोध उन्होंने मुख्यतः बीगल नामक जहाज पे किया था, बीगल नामक जहाज पे। और यह जो जिस क्षेत्र पे उन्होंने शोध कार्य किया वह है आपका गैलापागोस द्वीप प्रशांत महासागर में। यहाँ पर उन्होंने मुख्यतः अपना शोध किया था बीगल जहाज पे। और जो उन्होंने शोध करने के बाद मानव के विकास पे अपना रिसर्च, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, वह हमको प्राप्त होता है उनकी किताब। एक तो है उनका जो थियरी ऑफ डिसेंट उसमें प्राप्त होता है, और दूसरा जो होता है उनका सिद्धांत हमको प्राप्त होता है मूलतः आपका ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। जो डार्विनिज्म है, डार्विन ने अपने शोध के माध्यम से जो विचार प्रस्तुत किया, जो उन्होंने उसका आउटकम दिया, परिणाम दिया, उसके आधार पर उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया, ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो बहुत सारे सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया, ओके। चलिए अगला सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है आपका, यह है आपका ब्लैक डेथ, ठीक है। यह है आपका ब्लैक डेथ। जो ब्लैक डेथ की संकल्पना है
ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ब्लैक डेथ क्या होती है, और यह इस ब्लैक डेथ के संदर्भ में कौन कौन से आपके टर्म्स हो सकते हैं, या ब्लैक डेथ के संदर्भ में कौन से महत्वपूर्ण विचार हो सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, ब्लैक डेथ और आर्थिक मंदी दोनों आपके सिलेबस में हैं, मतलब ब्लैक डेथ और ग्रेट रिसेशन। ठीक है, तो पहला ब्लैक डेथ क्या है समझिए, कैसे क्वेश्चन आएगा। ब्लैक डेथ जो है यह 14वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में प्लेग के कारण, तो पहला क्वेश्चन समझिएगा किस शताब्दी में आया है, यूजीसी क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी में, मुख्यतः 1348 से 1350 के बीच में ब्लैक डेथ जो है यह यूरोपीय देशों में, कुछ यूरोपीय देशों में चर्चा करेंगे। इन देशों में ब्लैक डेथ प्लेग के कारण फैला। किससे फैला? प्लेग के कारण आई एक प्रकार की महामारी थी, और जिसका प्रभाव यद्यप आया 14वीं शताब्दी में, लेकिन इसका प्रभाव 19वीं शताब्दी तक देखा जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा समझिएगा, ब्लैक डेथ में लगभग 450 मिलियन लोग मारे गए थे। ठीक है, ब्लैक डेथ जो है सबसे ज़्यादा स्पेन को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, और बाल्कन प्रायद्वीप को, और हंगरी और रोमानिया को प्रभावित किया था। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में प्लेग के कारण आई महामारी को हम ब्लैक डेथ कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं उसे? ब्लैक डेथ कहते हैं। ब्लैक डेथ के संदर्भ में बहुत सारे देशों ने अपना अलग अलग प्रस्ताव पेश किया। आगे चर्चा करेंगे। फिर अगला है द ग्रेट रिसेशन, आर्थिक मंदी। जो आर्थिक मंदी आपके सिलेबस में रखा गया है, यह 1929 में विश्व में जब आर्थिक मंदी आई, और इस आर्थिक मंदी ने कई देशों को प्रभावित किया, जिसमें जापान, रूस, अमेरिका आदि बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, फ्रांस आदि। इनमें से ये समझिएगा यह एक महान आर्थिक मंदी है जो कि मुख्यतः 1929 में आया था और 1933 तक रहा है। इसके कारण विश्व की अर्थव्यवस्था में लगभग 15% की गिरावट आ गई, जो विश्वव्यापी रूप से वर्ल्ड वाइड रूप से इसका प्रभाव हम देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसका दूरगामी असर देखने को प्राप्त होता है। ठीक, तो दूरगामी असर देखने को मिलता है। जो ब्लैक जो आपका ये आर्थिक मंदी शुरू हुई, या शुरू कहाँ से हुई? आर्थिक मंदी अमेरिका से शुरू हुई थी, और अमेरिका में जो जहाँ शुरू हुई थी वह था आपका वॉल स्ट्रीट। ठीक है, तो अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत है 4 सितंबर 1929 को। 4 सितंबर 1929 शुरू होती है, जिसमें से 24 अक्टूबर डेट याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1929 को जो है वहाँ का स्टॉक मार्केट जो था वो क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, और उस क्रैश जो हुआ था वो बृहस्पतिवार को हुआ था, जिसे कहते हैं ब्लैक थर्सडे, जिस घटना को कहते हैं ब्लैक थर्सडे। और इस ब्लैक थर्सडे में, ठीक है, इस ब्लैक थर्सडे की घटना में हम देखते हैं कि जो वॉल स्ट्रीट की घटना हुई, यह हुई थी मुख्यतः 29 अक्टूबर को। तो वॉल स्ट्रीट 29 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है आपका यह हुआ था, जो पहली बार क्रैश हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को बृहस्पतिवार था, इसीलिए उस घटना को कहते हैं ब्लैक थर्सडे। और जो दूसरी वॉल स्ट्रीट वाली घटना है, यह वॉल स्ट्रीट की घटना जो हुई 29 अक्टूबर को हुई थी, जो दिन था ट्यूसडे, इसीलिए इसे कहते हैं ब्लैक ट्यूसडे। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं ब्लैक ट्यूसडे। तो ब्लैक ट्यूसडे और ब्लैक थर्सडे दो महत्वपूर्ण घटनाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा कि इसके पश्चात देखते हैं जो आर्थिक मंदी आई, इस आर्थिक मंदी के कारण विश्व के कई देश ने कई प्रस्ताव पेश किए अपने आप को रिसेशन से निकालने के लिए। उनमें सबसे जो कभी भी प्रस्ताव आता है, जैसे यूजीसी ने पूछा था कि न्यू डील का सिद्धांत किसने दिया और 3RR का सिद्धांत किसने दिया, तो इसमें जो फ्रांस ने दिया था वह फ्रांस का था ब्रिया का प्रस्ताव। फ्रांस का ब्रिया का प्रस्ताव दिया था, जबकि इंग्लैंड ने मितव्ययिता प्रस्ताव दिया था। और अमेरिका में जो आई थी वह आई थी आपका ह्यूबर
स्थगन प्रस्ताव, और दूसरा आया था यंग योजना, और तीसरा आया था डावस योजना, और चौथा आया था न्यू डील योजना। जो न्यू डील आई थी, यूजीसी पूछा था, न्यू डील योजना जो है इसमें उन्होंने 3R का सिद्धांत दिया था। 3R, जो 3R का सिद्धांत है उसे कहते हैं रिलीफ, रिफॉर्म एंड रिकवरी। ठीक है, रिकवर तो रिकवरी, तो तीन जो इनके आपको ये सिद्धांत देखने को मिलते हैं। 3RR का सिद्धांत है। अगर हम थोड़ा सा और आगे चर्चा करें तो जो आपका ये ग्रेट रिसेशन है, इससे अगर प्रभावित देशों की बात करें तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित था जर्मनी, इंग्लैंड सबसे ज़्यादा था, तो जर्मनी सबसे ज़्यादा था, फिर इंग्लैंड था, और फिर आपको अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, और रूस सबसे कम था। ठीक, चलिए आगे फिर चर्चा करेंगे हम लोग। तो आर्थिक मंदी हो गई। इसके पश्चात अगला है आपका, अगला है फ्यूडलिज्म। देखिए हम ब्लैक डेथ और ग्रेट रिसेशन पे वीडियो भी है, अगर आप चाहें तो उतनी ही जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसको देखकर उतनी ही महत्वपूर्ण तथ्य इतना नोट डाउन कर लीजिए। ये अगर आपके पास तथ्य रहेगा तो आप उसे 75 वर्ड्स में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, और अगर चाहेंगे तो 150 वर्ड्स भी आएगा, तो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर व्याख्या कर दीजिए। लिख लीजिए ग्रेट रिसेशन क्या है, कब से कब शुरू हुआ, पॉइंट वाइज कर लीजिए। उसके बाद फिर देख लीजिए उसमें कि इसमें ब्लैक थर्सडे की घटना क्या है, ब्लैक ट्यूसडे की घटना क्या है, इसमें प्रभावित देश कौन कौन से हैं, इसमें विश्वव्यापी रूप से आर्थिक मंदी कितना आया, कितना % गिरावट आई। उसके बाद देख लीजिए कि विभिन्न देशों ने किस किस प्रस्ताव के माध्यम से इस रिसेशन से बचने का प्रस्ताव किया। ब्रिया प्रस्ताव किसने दिया, मितव्ययिता प्रस्ताव किसने दिया, न्यू डील किसने दिया, यंग योजना किसने दिया, हूवर योजना किसने दिया। ये सबको नोट डाउन कर लीजिए, इसी की जाके व्याख्या कर दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव भी तैयार, 75 वर्ड्स तैयार, और आपका 150 वर्ड तैयार, तो आपको दोनों काम हो जाएगा। अगला है आपका फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। सामंतवाद क्या है, फ्यूडलिज्म। जो फ्यूडलिज्म है यह फ्यूडल से बना है, और जो फ्यूडल है यह फीफ से उजीर हुआ है। फीफ, FIEF, फीफ माने होता है जागीर, FIEF याद रखिएगा, सब पूछेगा। फ्यूडलिज्म का विकास फीफ से हुआ है। फीफ का मतलब होता है जागीर, और फीफ होल्डर का मतलब होता है जागीरदार। तो फीफ से बना फीफ होल्डर, जागीरदारी सिस्टम। हाँ, और इसी से आगे चल के विकास हुआ फ्यूडलिज्म का। सामंतवाद एक प्रशासनिक संरचना है, एक प्रशासनिक ढांचा है जिसके माध्यम से शासन प्रशासन का क्रियान्वयन किया जाता है। प्राचीन इसका उद्भव सबसे पहले यूरोप में देखने को मिलता है। इस पे सबसे मुख्यतः शोध किया मार्टेस्क्यू ने, कोलब्रुक ने आज पे शोध किया। और यह जो था यह शासक और शासित या अधीनस्थ और अधिपति और अधीनस्थ के अंतर संबंधों पे स्थापित एक प्रशासनिक ढांचा है, जिस प्रशासनिक ढांचा में एक सैन्य एवं भू संपन्न अभिजात वर्ग होता है, और जिसमें से यह ढांचा जो होता है पिरामिड नुमा होता है, जिसमें अपने से ऊपर वाला अधिपति और अपने से नीचे वाला जो होता है अधीनस्थ होता है। तो यह एक प्रकार से पैट्रोन एंड सबऑर्डिनेट के बीच में एक ऐसा अंतर संबंध है जिसके माध्यम से प्रशासन संचालित होता था। भारत में अगर सामंत की बात करें तो भारत में सामंत शब्द का पहली बार उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जहाँ पे लेकिन यहाँ पे सामंत जो है भूमि पे आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं है। सामंत का मतलब स्वतंत्र पड़ोसी होता था, यू आर जस्ट लाइक द फ्री नेबर। ठीक है, तो यहाँ पे भूमि अवधारणा नहीं थी। बाद में चलकर जब अशुभोज का जो बुद्ध चरित्र आया उसमें हम देखते हैं एक जागीरदार के रूप में फ्यूडलिज्म का उल्लेख मिलने लगता है। जबकि आलेखिक वर्णनों में अगर जाएं तो हमको जो इनका मौखरी वंश के जो शासक है अनंत वर्मा, उनका बराबर गुहा लेख है आपका मिला है बिहार से, जिसे कहते हैं अशोक अभिलेख कहा गया खलतिक पर्वत। बराबर गुहा लेख में इनके पिता को सामंत चूड़ामणि कहा गया है। ठीक है, और इसी तरह गुप्त काल में जो गुड़ैथल लेख है, ठीक है, इस गुड़ैथल लेख में भी सामंत और महासामंत शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मतलब हमको बहुत सारी जगहों से सामंतवाद के बारे में जानकारी मिलती है। फिर सामंतवाद का क्रमिक विकास होता है और धीरे धीरे सामंतवादी व्यवस्था आगे चल के उप सामंतिक गण बदल जाता है। और हमको
यहाँ पे हर्षचरित में 6 प्रकार के सामंतों का उल्लेख मिल रहा है। अपराजित परीक्षा में हमको ग्राम अधिकार के आधार पर सामंतों का उल्लेख मिल रहा है। तो सामंती संरचना का आगे चल के क्रमिक रूप से विकास होता है। ये बड़े क्वेश्चन हैं। सामंती ढांचा आपको हमारे ख्याल से आपको 400 वर्ड में भी आ सकता है और ये 75 वर्ड्स में भी आ सकता है। तो सामंतवाद में हम अलग से इस पर लंबा डिस्कशन करेंगे। अगला है आपका फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीवाद। नारीवाद क्या है? नारीवाद होता है नारी के अधिकार और उनके कर्तव्यों के संयुक्तिकरण की एक अवधारणा है, जिसमें नारियों के अधिकार और कर्तव्यों का पर विचार किया जाता है। उनके नैसर्गिक अधिकारों की बात की जाती है। प्रमुख नारीवादी इतिहासकारों में या विचारकों में अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख है साइमन द बुआ, जिन्होंने किताब लिखी है द सेकेंड सेक्स। दूसरे हैं उर्वशी गुटासिया। तीसरे हैं रोजा लग्जमबर्ग। तो बहुत सारे नारीवादी इतिहासकार हैं। इल्जा वान मेयर। इनमें से जो साइमन द बुआ हैं वो बड़े प्रसिद्ध हैं। उन्होंने किताब लिखी है द सेकेंड सेक्स। उस सेकेंड सेक्स में उनका बड़ा एक फेमस स्टेटमेंट है, वीमेंस आर नॉट बार्न बट मेड। कहते हैं कि वीमेंस आर नॉट बार्न बट मेड। कहते हैं स्त्री पैदा नहीं होती है, स्त्री बनाई जाती है। सामाजिक संरचना जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, यह समाज जो है खुद स्त्री को स्त्री कर देता है, जबकि स्त्री जन्म से नहीं होती है। दूसरा, उर्वशी गुटासिया ने किताब लिखी है जिसका नाम है मौन के दूसरी ओर। इसमें उन्होंने स्त्रियों के बारे में महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। ठीक है, इसे कहते हैं नारीवादी इतिहास लेखन। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हमको काम है, कल हम लोग फिर इसके आगे दिन में चर्चा करेंगे सुबह। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।